जय हिंद। आज चर्चा करेंगे पादप कोशिका के बारे में। पादप कोशिका को पूरे विस्तार से समझेंगे, पूरे विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने कॉपी और पेन निकाल कर नहीं रखा है तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाए, जो कुछ भी आपको समझाया जाए, उसको कॉपी में नोट करते जाइए। क्योंकि आप नोट नहीं करते हैं तो होता क्या है, एक कान से सुने दूसरे कान से निकल गया और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर बोलते हैं कि समझ में नहीं आया। अरे जैसा बता रहे हैं वैसा करके तो देखिए, समझ में कैसे नहीं आएगा, हर कुछ समझ में आएगा। बस जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाइए। जब भी आप पढ़ने बैठे, चाहे आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, कॉपी और पेन जरूर साथ में रखिए और जो कुछ भी आपको लगे कि इसको हमको नोट करना चाहिए, उस चीज को नोट करते जाइए। तभी आपका पढ़ाई बेहतर हो पाएगा, एक अच्छा पढ़ाई हो पाएगा। तो पूरा उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन निकाल लिए होंगे। तो चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है पादप कोशिका। तो पादप कोशिका के बारे में जानने से पहले कुछ बातें कोशिका के बारे में जानते हैं। देखिए, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज किया वो एक कांच के टुकड़े में किया, कार्क में किया। तो वो एक मृत कोशिका था। अब यहां सवाल उठता है, रॉबर्ट हुक ने जब मरा हुआ कोशिका, मृत कोशिका की खोज किया तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। अब सवाल यह उठता है कि किसने बताया कि जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो दो वैज्ञानिक हुए अलग अलग क्षेत्र में। पादप के क्षेत्र में, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में हुए स्लाइडेन और एनिमल के क्षेत्र में, जंतु विज्ञान के क्षेत्र में हुए स्वान। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने क्षेत्र में, जंतुओं में स्वान ने बताया और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में स्लाइडेन ने बताया। क्या बताया? इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, समस्त जीवधारी, उन सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है और इसी को कोशिका सिद्धांत कहते हैं। पूरा कोशिका का समस्त जानकारियों के साथ मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, पहले भी पढ़ा चुका हूं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कोशिका का वीडियो, जाकर जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिएगा। और यदि आप प्लेलिस्ट पर नहीं जाएंगे तो कोशिका के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा और कोशिका को समझ लीजिएगा। आज का टॉपिक है पादप कोशिका, तो हम पादप कोशिका का ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो पादप कोशिका है वो पेड़ पौधों का कोशिका है। चाहे वो छोटा पादप हो, चाहे वो बड़ा पादप हो, सभी में कोशिका पाया जाता है और वो पादप कोशिका पाया जाता है। पादप कोशिका की संरचना की बात करें तो देखिए, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है पादप कोशिका की संरचना। देखिए, जो कोशिका का बाहरी परत है, बाहरी आवरण है, वो कोशिका भित्ति कहलाता है। सबसे जो बाहर का लेयर है कोशिका का, वो कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। और जो ये सेल वॉल है उसका निर्माण सेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, काइटिन
आदि पदार्थों का बना होता है। और कोशिका भित्ति का काम क्या है? तो कोशिका भित्ति कोशिका को संरचना प्रदान करती है, कोशिका की रक्षा करती है और अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने वाले अणुओं को रोकती है। तो इसको आप समझे होंगे कोशिका भित्ति को। इसके अंदर का जो लेयर है, ये बाहर का लेयर तो कोशिका भित्ति हो गया, इसका जो अंदर का लेयर है उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। इस वाले लेयर को कहते हैं कोशिका भित्ति और इस वाले लेयर को कहते हैं कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली है यह अर्धपारगम झिल्ली होता है। यह क्या करता है? अंदर के पदार्थों को बाहर और बाहर के पदार्थों को अंदर जाने से रोकती है। कहने का मतलब कोशिका के जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको कहते हैं जीव द्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसकी रक्षा करती है कोशिका झिल्ली और दीवार का काम करती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब जो कोशिका भित्ति है यह कोशिका को कठोर बनाती है। देखिए कोई भी मकान होता है उसके जो दीवार होते हैं तो उस कमरे को मजबूतीकरण प्रदान करता है दीवार। तो उसी प्रकार से कोशिका भित्ति कोशिका का दीवार होता है, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। पेड़ पौधों को देखिएगा इतना कठोर होते हैं, उसको आप उंगली करेंगे तो नहीं दबेगा। लेकिन यदि किसी मनुष्य को, किसी जीवों का मतलब किसी एनिमल को यदि आप उंगली करेंगे तो उसका शरीर क्या होगा? दबेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो एनिमल है उनके शरीर में कोशिका भित्ति नहीं होता है और जो पादप है उनके शरीर में कोशिका भित्ति होता है, इसीलिए उनका शरीर इतना मजबूत होता है, इतना कठोर होता है। तो यह चीज आपको समझ में आया। अब अगला जो अंग है कोशिका का वो है केंद्रक। यहां देखिए बीचों बीच में होता है केंद्रक। कोशिका के बीचों बीच में क्या है? केंद्रक। केंद्रक को न्यूक्लियस कहा जाता है। अब केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया सन 1831 में। अब जो केंद्रक है वो एक झिल्ली से घिरा रहता है, इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। जो ये झिल्ली देख रहे हैं आप बीचों बीच में, इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। ये क्या करता है? जो केंद्रक झिल्ली है वो आनुवांशिक पदार्थ को केंद्रक से बाहर जाने से रोकता है। ये जो केंद्रक है इसको केंद्रक का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है और इसको कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका में जितने भी जैविक प्रक्रियाएं हो रही हैं उन सभी का नियंत्रण करता है केंद्रक। कहने का मतलब पूरे कोशिका का कंट्रोल रूम है केंद्रक। तो केंद्रक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बीच में एक संरचना और होता है तो उसको कहते हैं केंद्रिका। केंद्रक के अंदर पूरे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम, ये सब क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। और ये सभी आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर होते हैं। तो केंद्रक आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो अंग है वो है रिक्तिका। रिक्तिका को इंग्लिश में वैक्यूल्स बोलते हैं और ये एक पतली झिल्ली से घिरा होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कोशिका के अंदर का जल संग्रहण का काम करता है। यह कोशिका के 70% पानी का संग्रह करके रखता है रिक्तिका। अब यहां एक ही कोशिका में कई रिक्तिका हो सकते हैं। जैसे यहां भी आप देख रहे हैं एक रिक्तिका है और यहां भी एक रिक्तिका है।
और इसको एक और नाम से जानते हैं, रसधानी। तो नाम से ही स्पष्ट है, रसधानी। रस मतलब क्या होता है? द्रव्य होता है, पानी होता है, और धानी मतलब धारण करना। तो जल को धारण करके रखता है रिक्तिका। अब अगला जो अंग है कोशिका का वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया और इसको नाम दिया बेंडा नामक वैज्ञानिक ने सन 1897 में। अब आपने पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज तो अल्टमाइन ने किया। तो यह बात भी सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमाइन ने किया, लेकिन वो जंतु कोशिका में खोज किया अल्टमाइन ने माइटोकॉन्ड्रिया का। और जो पादप कोशिका है उसमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कोलिकर ने किया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया सन 1897 में। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है श्वसन का, ऑक्सीकरण का। श्वसन की प्रक्रिया द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है और उस साइकिल में ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में, एडेनिन डाइफॉस्फेट। इसके रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो यह समझ में आया होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। और एक कोशिका में कई माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। जैसे देखिए यहां भी एक संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहां भी संरचना आपको दिखाई देगा माइटोकॉन्ड्रिया का, और यहां भी संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो एक ही कोशिका में कई माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला जो अंग है वो है राइबोसोम। राइबोसोम की संरचना आप देखेंगे इस प्रकार से लच्छेदार, और ये पूरे कोशिका में फैले होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने किया? तो राइबोसोम की खोज रोबेंसिन तथा ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया सन 1953 में। जो राइबोसोम है ये दो प्रकार के होते हैं, एक 70S प्रकार का और एक 80S प्रकार का। अब ये 70S और 80S क्या है? तो S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। कहने का मतलब है एक पात्र में आप पानी ले लीजिए और उस पानी में दो वस्तु एक साथ डुबोइए। जो वस्तु पहले डूब जाएगा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा है, और जो वस्तु बाद में डूबेगा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कम है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। तो यह चीज आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो अंग है कोशिका का तो वो अंग है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया सन 1950 में। लाइसोसोम देखिएगा, ये संरचना चारों साइड लाइसोसोम की संरचना है। लाइसोसोम का काम क्या है? लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। कोशिका के अंदर का कोई भी अंग टूट फूट हो जाता है उसका, तो उसका पाचन का काम कौन करता है? उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम को पाचक अंग भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का पाचक अंग। लेकिन जब पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है कोशिका, काम करना बंद कर देता है कोशिका, तो जो लाइसोसोम है उससे एक जल अपघटक एंजाइम रिलीज होता है। तो ये जो लाइसोसोम है वो कोशिका के अंगों पर जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है, जिससे ये जो अंग हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, पच जाते हैं।
और जब पूरा कोशिका काम करना बंद कर देता है तो जो लाइसोसोम है वो अपने आप को विस्फोट कर लेता है, फाड़ देता है, जिससे सारा कोशिका समाप्त हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। कोशिका का जो लाइसोसोम है उसको एटम बम भी कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम चारों साइड होते हैं कोशिका द्रव्य में, जीव द्रव्य में ये तैरते रहते हैं। अब अगला जो अंग है वो है गाल्जी काय। गाल्जी काय, गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया सन 1898 में। उन्हीं के नाम पर गाल्जी काय रख दिया गया इनका नाम। अब देखिए गाल्जी काय यहां भी और कई जगह गाल्जी काय हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये परिवहन का काम करते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है जो अन्य अंगों को जरूरत होता है, तो एक अंग से दूसरे अंग तक उन आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का काम कौन करता है, गाल्जी काय। तो ये आपको समझ में आया होगा गाल्जी काय। अब अगला जो अंग है वो है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका को इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिएगा इस प्रकार से गुच्छे जैसा आकार होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हर जगह देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज के.आर. पोर्टर ने किया। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका है वहां वसा का निर्माण होता है और जो खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका है वहां प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि जो खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां प्रोटीन का निर्माण तो होता है लेकिन वो करता नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि फिर प्रोटीन का निर्माण करता कौन है। तो यहां हम पहले ही बता चुके हैं कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके रहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम पूरे कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं। तो यह भी आपको समझ में आया होगा अंतःप्रद्रवी जालिका। अब अगला जो अंग है वो है लवक। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं और लवक तीन प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है हरित लवक, दूसरा है अवर्णित लवक और तीसरा है वर्णित लवक। हरित लवक का क्या काम है? हरित लवक का काम है भोजन का निर्माण करना। हरित लवक यदि नहीं होता पादप कोशिका में तो पेड़ पौधे जो स्वयं पोषी कहलाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, वो स्वयं भोजन नहीं बना पाते। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में महत्वपूर्ण कार्य होता है हरित लवक का। हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो यह समझ में आया जो हरित लवक है वो पेड़ पौधों के पत्तियों में और तना में पाया जाता है। दूसरा लवक है अवर्णित लवक। अवर्णित लवक का क्या काम है? ये तो भोजन बना दिया। तो अवर्णित लवक जो हरित लवक भोजन बनाया उसको संग्रह करके रखता है, स्टोर करके रखता है। अवर्णित लवक पाया कहां जाता है? तो अवर्णित लवक फल में, जड़ में और बीज में पाया जाता है। यही यह पूरे भोजन का संग्रह करके रखता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, जितने भी पोषक तत्व हैं उन सभी का संग्रह करके रखता है
अवर्णित लवक। तीसरा है वर्णित लवक। वर्णित लवक का क्या काम है? तो वर्णित लवक पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है। एक बार देख लीजिए, हरित लवक भोजन का निर्माण किया, अवर्णित लवक भोजन का संग्रह किया, और जो वर्णित लवक है वो रंग प्रदान करता है। अब सवाल उठता है कि जो वर्णित लवक है ये कहां पाया जाता है? तो वर्णित लवक पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। तो यह चीज आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो अंग है वो है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया। अब यहां देखिए, जो कोशिका के अंदर जितने भी द्रव्य हैं उसको जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका के अंदर का द्रव्य कहलाता है कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर का द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो उसको कहा जाता है जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर जितने भी जैविक प्रक्रियाएं हो रही हैं, जितने भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, उन सबका संपादन जीव द्रव्य करता है। जीव द्रव्य में ही पूरा जैविक क्रियाएं होती हैं। तो यह चीज आपको समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक कोशिका विभाजन का बात हमने क्यों नहीं किया इस पर। तो देखिए, इसमें कोशिका विभाजन होता है, लेकिन जो सेंट्रोसोम है वो इसमें नहीं पाया जाता। सिर्फ जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम द्वारा कोशिका विभाजन होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो यहां सवाल उठता है, फिर पादपों में कोशिका विभाजन होता कैसे है? क्योंकि जब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा तब तक पौधे में वृद्धि नहीं होगा, पादप वृद्धि नहीं कर पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो पादपों में कोशिका विभाजन है वो सेल प्लेट द्वारा होता है। कोशिका प्लेट द्वारा होता है कोशिका का विभाजन। जब कोशिका का विभाजन होना रहता है पादप कोशिका का, तो यहां देखिए बीच में बनता है एक सेल प्लेट, और उस सेल प्लेट के द्वारा ये जो कोशिका द्रव्य है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। और दो भागों में विभाजित होता है जो जीव द्रव्य है, तो एक यहां तक पहुंच जाता है कोशिका झिल्ली तक, और दूसरा भाग पहुंच जाता है इधर के कोशिका झिल्ली तक। तो ये दो भागों में कोशिका द्रव्य को पहले विभाजित करता है और इसके बाद कोशिका का विभाजन करता है सेल प्लेट। तो आई होप कि आपको पादप कोशिका का संरचना समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।